कल पढ़ाए गए में कोई दिक्कत? क्लियर है कि मॉडुलस कैसे ओपन किया जाता है? ठीक है। कल लास्ट में एक रिजल्ट मैंने लिखाया था आप लोगों को, मतलब मॉडुलस से पहले, कि नुकीले बिंदुओं पे या शार्प एजेस पे फलन अवकलनीय नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? इसका आंसर मैंने छोड़ा था कि भाई अवकलनीयता में हम बात करेंगे। तो आज के क्लास की शुरुआत ही हम अवकलनीयता के कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, फिर हम वापस से मॉडुलस का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप इस चीज के लिए कंफर्टेबल रहें कि भाई क्यों होता है नुकीले बिंदुओं पे फलन अवकलनीय नहीं होता। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है बताएंगे आप लोग? तेज बोलो यारो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है ना। आज हमारी बातचीत है अवकलनीयता का कॉन्सेप्ट। डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता। ठीक है, कॉन्सेप्ट को हम ले रहे हैं कि क्या होती है, कैसे होती है। अब यहां पर मान लेते हैं हम कोई भी वक्र है। ठीक है, ये वक्र है, इस पर कोई बिंदु है P x, y। आपका जो फलन है वो है y बराबर fx। फलन है y बराबर fx। तो इसी बिंदु को आप x, f ऑफ x भी कहते हैं। अब यहां पर आप इस कोई बिंदु ले q। ठीक है, और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब क्या होता है? x में परिवर्तन। तो y में जो परिवर्तन आया वो y प्लस डेल्टा y आया। अब इसी चीज को आप x प्लस डेल्टा x कॉमा f ऑफ x प्लस डेल्टा x भी कह सकते हैं। भाई x का मान रखते हैं तो y का मान आता है, हाँ या ना? बेसिक फंडामेंटल तो यही है। अब जब हम बात करते हैं कि इन दोनों को एक मिलाने वाली जीवा, कॉर्ड, ठीक है, हम कहेंगे जीवा PQ की प्रवणता, स्लोप ऑफ कॉल्ड PQ। तो प्रवणता क्या बताई थी आपने? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बताया था हमने। अब इसी चीज को आप दो तरीके से लिखते हैं यहां। एक होता है, अब y2 का मतलब ये y2 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये x1 हो गया। तो जब आप यहां पे लिखते हैं y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x। अब इसी चीज को आप यहां लिखिए f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। भाई y2 ही तो ये है, हाँ या ना? y2 ही तो ये है, और ये हो गया x प्लस डेल्टा x माइनस x। ओके, अब आप ये देखें
कि ये x और ये x कैंसिल, यहां से y कैंसिल, x कैंसिल, तो आपके पास आ गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जो आपको दे जाता है एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। अब हम कहते हैं यहां लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, जब आपका जो x में परिवर्तन है वो बहुत छोटा हो। अब हो क्या रहा है इसको समझना। जैसे ही आप डेल्टा x 0 की तरफ करेंगे, हम कहेंगे एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 q टेंड्स टू p, हां या ना। जब आपका डेल्टा x 0 की तरफ जाएगा तो ये q पॉइंट इस तरफ आता चला जाएगा, और आप देखें कि ये जो जीवा की लंबाई है ये कम होती चली गई, और फाइनली हम कहेंगे कि जैसे ही q p पे जाएगा तो ये जीवा इसकी स्पर्श रेखा बनेगी। अरे हां या ना। हम कहेंगे जीवा PQ टेंड्स टू P पर स्पर्श रेखा। क्लियर है ये बात? P पर स्पर्श रेखा, यहां तक नोट करें आप लोग। ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत पूछ लें इस चीज को देखते हुए। चले आगे। अब जब आप डेल्टा x टेंड्स टू 0 कहते हैं, जब आप डेल्टा x टेंड्स टू 0 कहते हैं, इसका क्या मतलब है? बहुत छोटा, तो बहुत छोटा तो आपने पहले भी डिफाइन कर रखा है h। बहुत छोटा तो आपने पहले भी डिफाइन कर रखा है, क्यों हम दो चीजों को समझते चलेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए जब आपने इसको डेल्टा x टेंड्स टू 0 कहा, तब आपके पास जो चीज निकल के सामने आती है वो इसको आपने कहा f डैश x प्लस, जो आप
दायां अवकलज डिफाइन करते हैं वो यहां पे आया दायां अवकलज मतलब दाईं तरफ से अवकलन, ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD तो दायां अवकलज जो है आपका वो निकल के आता है f डैश x प्लस, इसी को आपने f डैश x प्लस डिफाइन किया और ये निकल के आया आपका f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। कोई दिक्कत इसमें? नोट करो। इसी प्रकार सिमिलरली बायां अवकलज मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो होगा एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि चीजें हो क्या रही हैं। एक तरफ से जब आपने दाएं अवकलज पे बात की है, मतलब आप P पर दाईं तरफ से पहुंच रहे हैं तो जो स्पर्श रेखा का खंड है वो दाईं तरफ से आया है। जब आप बाईं तरफ से आएंगे तो आपकी स्पर्श रेखा बाईं तरफ से आएगी, हाँ या ना? बोले। यहां था बिंदु, इधर पहुंचा, इधर पहुंचा, इधर पहुंचा, बात समझ में आई? और जब आप ये कहते हैं, पहले ये फिगर भी मैं बना लो, जब आप ये कहते हैं बेटा स्पर्श रेखा, तो क्या वो आधी स्पर्श रेखा मानी जाएगी कि पूरी स्पर्श रेखा मानी जाएगी? अपन खुद ही बात करें, आधी स्पर्श रेखा होगी कि पूरी स्पर्श रेखा होगी? पूरी स्पर्श रेखा होगी। इसीलिए आप कहते हैं कि स्पर्श रेखा होने के लिए ये एक ही रेखा पर होना जरूरी है, हां या ना? भाई जो दाईं तरफ से आया, जो मैंने रेड से मार्क किया और जो मैंने ब्लू से मार्क किया, इसीलिए मैंने डिफरेंट कलर से मार्क किया है, ये दोनों एक ही लाइन का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खुद बताओ। ऑनलाइन वालों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन दैट केस, भाई उनसे भी पूछना जरूरी है ना। इन दैट केस आगे लिखें, यदि बाएं अवकलज तथा दाएं अवकलज, यदि बाएं अवकलज तथा दाएं अवकलज दोनों का अस्तित्व हो, अब अस्तित्व होने का क्या मतलब बताया था? परिमित तथा अद्वितीय। यदि बाएं अवकलज तथा दाएं अवकलज दोनों का अस्तित्व हो तथा फलन उस बिंदु तथा वो आपस में बराबर हो, तथा वह आपस में बराबर हो, तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय
कहलाता है तथा वह आपस में बराबर हो तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय कहलाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब एक चीज समझना आप लोग, हमने कल यह भी बात की थी कि अगर फलन असतत है तो वह अवकलनीय नहीं होगा, बात किया था। आज हर चीज का प्रूफ है बेटा, हर चीज आपको समझ में आएगी अगर आप यहां तक समझ में आ चुकी है चीजें, ठीक है। आप ये देखें, एक तरीके से आपने निकाला क्या है, दायां अवकलज मतलब दाईं तरफ की स्पर्शरेखा की प्रवणता, बायां अवकलज मतलब अगर वह अवकलनीय है तो बाईं तरफ के स्पर्शरेखा की प्रवणता, दोनों को बराबर ही तो किया है, हाँ या ना? यही किया है ना आपने। इन दैट केस अगर हम और आप अब बातचीत करते हैं, फिर हमने लिख लिया कि भाई यदि LHD बराबर RHD, if both left hand derivative and right hand derivative exist and if they are equal, then function is differentiable, तो फलन अवकलनीय होगा। ओके, अब आप खुद सोचें, यहां पे आपने कह दिया f डैश x माइनस इज इक्वल्स टू f डैश x प्लस। आप कभी भी fx डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो उसी चीज को आप f डैश x कहते हैं। कभी भी हम डायरेक्टली f डैश x नहीं निकालते हैं। आप कहेंगे सर हमने निकाला है, बिल्कुल fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, 2x लिखा है, बिल्कुल लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवकलनीय है, इसलिए हमने उसको डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन जैसे आप प्रथम सिद्धांत और ये सब कहते हैं, वो यही से तो चलता है। मैं प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन 11वीं 12वीं, ठीक है, वो यही से तो निकाला जाता है। आपसे अगर कह दिया जाए कि x की पावर n का अवकलन nx की पावर n माइनस 1 होता है, प्रूफ करो, तो उसका प्रूफ क्या है? यहां से। वो बात अलग है कि उसके बाद हमने उसको याद रख लिया कि भैया ये nx की पावर n माइनस 1 होगा, तो सीधा सीधा अपन उसको यूज करते हैं, बट बेसिक डेफिनेशन यहीं पर है। अब हम बात करते हैं, कल जो मैंने लिखाया था कि अगर फलन किसी बिंदु पर नुकीला है तो अवकलनीय नहीं होगा। आप खुद सोचें, ये रहा फलन नुकीला। अब हम सब इस डिस्कशन को ले सकते हैं। नुकीला, आप बेसिक डेफिनेशन पे चलें, P Q, जब आपका Q यहां से यहां आ रहा है तो ये हिस्सा आएगा स्पर्शरेखा का, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। जब हम इस Q को या Q डैश को इधर से ला रहे हैं, क्या ये हिस्सा और ये हिस्सा एक ही स्पर्शरेखा के भाग हैं? अवकलनीय होने के लिए क्या होना चाहिए था? अब समझ में आ गया प्रूफ? भाई कल टाइम की शॉर्टेज थी, इसलिए मैंने कहा था कि याद रख लो, अवकलनीयता में करा दूंगा। आज अवकलनीयता का बेसिक कराना था, मैंने आपको करा दिया। हर चीज का प्रूफ मिलेगा बेटा, ये मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, ठीक है? हर चीज का प्रूफ है और हर चीज का प्रूफ दिया जा सकता है, बट ये है कि हाँ, कुछ चीजें हम शुरुआत में ध्यान रख के आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक चीज और समझना, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि ये क्यों आया है, लेकिन अगर मॉड x माइनस 3 कल वाला ग्राफ पे आ जाओ, मॉड x माइनस 3, उसको ये पता है कि मॉड x माइनस 3 ये होगा, तो वो तो आंसर सीधा मार्क करेगा ना,
वो तो कहेगा x बराबर 3 पे अवकलनीय नहीं है, तो कंपटीशन में तो वो और आप बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो याद रखना एक अहम कड़ी है कंपटीशन के लिए। तो जो कुछ समझाने के बाद मैं शॉर्टकट्स बताते चलूं उसको दिमाग में रखना। हाँ, हर चीज का प्रूफ दूंगा, आप भी कोशिश कीजिए कि वो सारी चीजों को मैनेज कर लेना। कुछ लोग कल पहली बार आए थे, एक आध कैंडिडेट, आज भी कोई नया है क्या? एक कैंडिडेट। तो जो भी चीजें बेटा पहले के लेक्चर की हैं, वैसे तो हम आगे उस चीज को बताएंगे, बट वो अवेलेबल है एट प्रेजेंट, अपन ने यूट्यूब पे डाल रखा है ना, वो चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग उससे गो थ्रू हो जाएं। और कोई भी डाउट हो, हम सभी यहां बैठे हैं आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। हम इस साइकिल में इस चैप्टर को दोबारा पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, वो सर ने पहले भी कह दिया है, लेकिन ये क्लियर है कि भाई ये अभी चल रहा है तो ये फंक्शन में यूज होगा, तो वो भी यूज होगा। तो कम से कम आप 2-3-4 लेक्चर का जो भी रहे उसके बैकअप को कवर करें, और हम आपके सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं, यहां पर बैठे हैं। ठीक है, बना लो, ये फिगर बनाओ। चले आगे। तो अवकलनीयता का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मुझे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई शॉर्टकट मेथड्स भी हैं, चीजें हैं। तो जब अवकलनीयता टॉपिक शुरू होगा तो उसमें अपन पूरा एक एक करके दोबारा से लिखते चलेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि तब आप और अच्छा समझते चलेंगे, उनकी प्रैक्टिस को देखते चलेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, y बराबर एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 5 का वक्र खींचे, ड्रॉ द कर्व ऑफ दिस। पहला पॉइंट, एफ एक्स का परिसर ज्ञात करें। दूसरा पॉइंट, एफ एक्स किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। तीसरा पॉइंट, इंटीग्रेशन -3 to 7 एफ एक्स डी एक्स ज्ञात करें। आप ये समझे कि ये केवल मॉडुलस का क्वेश्चन है, बट इससे 3 चीजें तो मैंने वैसे ही डिराइव कर दी। इसी में हम रोल्स लैग्रांजेस की बात कर सकते हैं, मतलब हम कई सारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात कर सकते हैं। तो आप ये समझना कि एक चीज नहीं है जो आप बेसिक में पढ़ रहे हैं, वो एक पोर्शन नहीं हो रहा है, वो कई चीजें कवर करती हैं। मैंने पहले ही बताया इंटीग्रेशन में भी आ सकती है ये चीजें। ठीक है, तो अब कोई इसको इंटीग्रेशन में पढ़ना चाहे तो मॉडुलस वहां पढ़ेगा, तो एट लास्ट पढ़ना तो मॉडुलस है ही, तो उसको एक जगह पे पढ़ो और हर जगह यूज करो। ओके, चले कर हम आगे। -3
रेंज, परिसर का मतलब है रेंज बेटा, और अवकलनीय का मतलब है डिफरेंशिएबल। परिसर मतलब रेंज, अवकलनीय मतलब डिफरेंशिएबल। अब कल हमारी बातचीत हुई थी कि भाई सबसे पहले तो इस fx को हम ओपन करें तभी तो कुछ बात करेंगे। जब हम fx पे बात कर रहे हैं तो इसको भी 0 करो, ये रहा 3, इसको भी 0 करो, ऐसे ही ओपन किया था ना कल। इन दोनों ने मिलकर के आपकी संख्या रेखा को 3 भागों में बांट दिया है, बांटा नहीं बांटा। अब हम इसी 3 भागों की बात करेंगे। पहला चीज लेस देन इक्वल टू 3, when x is less than equals to 3। 3 से छोटी कोई भी संख्या रखो। ध्यान रखना, अब आपका टीचर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए नंबरों का सपोर्ट ले रहा है, तो तुम भी खुद डायरेक्टली नहीं देख सकते बेटा, नंबरों का सपोर्ट लो। ठीक है, हमेशा अप्रोच को पकड़ना जो टीचर की अप्रोच है। 3 से छोटी कोई भी नंबर लो, 2 ले लें, रख के देखो, दोनों ही नेगेटिव है अंदर। अगर अंदर नेगेटिव होता है तो किससे ओपन होता है? नेगेटिव से। कल ये थंब रूल बनाया था हमने। मीन्स -2x + 8। ये ओपनिंग समझ में आई कि नहीं आई? दिक्कत किसी को? When 3 is less than equals to x is less than equals to 5, कोई भी एक नंबर उठाओ, 4 लें, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ओपन, नेगेटिव है तो हाँ या ना? बताओ, दोनों पॉजिटिव? कहीं कोई समस्या? डन, नोट करो। आप ये देखें कि एक बार आप डेफिनेशन को समझते हैं, एक बार चीजों को देखते हैं तो चीजें कितनी आसान है, बशर्ते आप चीजों को एक बार देखो। बिल्कुल उदयवान जी, आपने सही आंसर दिया है। चले आगे। अब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं।
3 पोर्शन, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 एंड 5। तो सबसे पहले तो 3 पे ही चेक कर लो भाई, ये था ना। भाई तीनों सरल रेखा है, सरल रेखा अपन खींच सकते हैं, 2 बिंदु आया, सरल रेखा ड्रॉ है। 3 पे कितना है, 2। अब 3 से लेस इन जनरली कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर कोई कट करे तो उसके पॉइंट को लेना चाहिए। तो लेस देन इक्वल्स टू 3 में एक्सिस इक्वल्स टू 0 ले लो, 0 लेते ही y8, हाँ आना। 3 से 5 के बीच में 2, 5 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखो, 6 रख दो, कितना आया, यह आपका 2x माइनस 8, यह आपका माइनस 2x प्लस 8, और यह आपका 2। हाँ या ना, y का न्यूनतम मान कितना है, 2। तो जो रेंज है मेरा परिसर वो हो गया 2 to इंफिनिटी, अधिकतम मान अनंत, हाँ या ना। ये बताओ किन बिंदुओं पे अवकलनीय नहीं है, 3 और। तो x बराबर 3 एवं 5 पर अवकलनीय नहीं, हाँ या ना, डन। इसके बाद आपने इंटीग्रेशन पूछा मुझसे, तो माइनस कितना था, -3 to 7। अब खुद देखो, -3 से +3 में कौन सा वक्र है, -2x + 8। फिर 3 to 5 में 2dx, 5 to 7 में। अब इसका आंसर आप खुद निकाल सकते हैं। उदयबान जी ने लिखा है भाई इंटीग्रेशन की वैल्यू 74 है, मैंने निकाला नहीं है, आप निकाल करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल सही उदयबान जी, नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 and 5। अगर कोई पूछे कि कहां ये निरंतर हार्शमान है, तो -3 से -∞ से 3 में निरंतर हार्शमान, और 5 से ∞ में निरंतर वृद्धिमान। एक ग्राफ आपने बनाया नहीं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन भी अगर आपका आता है तो बेसिकली वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन किस चीज का है, मॉडुलस का। क्या आपने मॉड ओपन करना आपको आता है या नहीं आता है। उदयबान जी ने सर लिमिट -7 क्यों ली, भाई क्वेश्चन में दिया है योगिता जी, आप क्वेश्चन देखें, मैंने जो क्वेश्चन लिखा था वो अगर मुझे -9 to 20 दिया जाता तो मैं -9 to 20 लेता। जो क्वेश्चन उदयबान जी ने दोबारा रिकरेक्ट किया, शायद इसकी वैल्यू 60 बता रहे हैं वो, हाँ 60 जो भी है उन्होंने करेक्ट किया। मैं तो यहां छोड़ दे रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं इतना विश्वास कर रहा हूं कि ये इंटीग्रेशन तो हमें आता है, ठीक है। अब जिसे आप शॉर्टकट कहते हैं बेटा, आज जब मैंने इस क्वेश्चन को किया तो मुझे एक बात समझ में आ गई। क्या, एक बेसिक सा क्वेश्चन बना लेते हैं, नोट डाल के लिख लेते हैं,
कि यदि आपका एफ एक्स मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी है, बी ग्रेटर देन ए, तो यहां पर x बराबर a तथा b पर अवकलनीय नहीं होगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बोलो? a और b पर अवकलनीय नहीं है। अब कोई कहे परिसर, तो b माइनस ए से लेके इन्फिनिटी। आप एक अच्छे क्वेश्चन को करते जाएं, उसके शॉर्ट नोट्स लिखते जाएं, रिजल्ट लिखते जाएं, 4 बार वो आपके सामने से निकलेगा नहीं कि वो चीज आपको याद रह जाएगी। अगर आपने 100 रिजल्ट ऐसे याद किए हैं तो एट लास्ट आपको 70-80 तो रिजल्ट याद रहेंगे। उनमें से बेटा 2-3 क्वेश्चन भी आ गए, 2-3 भी आ गए, तो आपका वो शॉर्ट नोट्स बनाना सार्थक हो गया। ये तो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि उतना टाइम आप बचा ले जाएंगे एग्जामिनेशन पीरियड में। चले आगे। हेलो सर, एक डाउट था। हाँ बेटा। सर, जो अभी अपन ने कर्व बनाया ना, ये मतलब लाइन ड्रॉ की थी अपन ने, जिसपे एक पीक पॉइंट आया था जहाँ पे अपन ने बोल दिया जैसे 3 पे अपना जो कर्व है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अपन ने जैसे कर्व के लिए अपन ने देखा था कि एक पॉइंट पे मतलब 2 टेंजेंट आ रही थी, वो जो लाइन थी वो मतलब पूरी टेंजेंट नहीं बन रही थी। उसी तरह इस वाले के अंदर अपन कैसे देखेंगे? क्योंकि इसमें तो अगर टेंजेंट अपन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन खुद ही आ जाएगी। बिल्कुल लाइन ही आएगी, इसमें कहां दिक्कत है। आप जब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक तरफ से तो यही लाइन है भाई, स्लोप तो वही आएगा ना। हाँ, और एक तरफ से स्लोप 0 आएगा, इसीलिए 2 अलग अलग लाइन्स हो गई कि नहीं हो गई, शार्प एज बना कि नहीं बना। अच्छा, मतलब ठीक है, यही टेंजेंट रह जाएगी तो इसी से अपन बोल देंगे कि ये दोनों अलग अलग होगी। बिल्कुल। एक बार बेटा, एक बार जब हमने बेसिक फंडामेंटल पे वर्कआउट किया और वहां से हमने रिजल्ट ड्रॉ कर लिया ना, अब हम हर जगह उसको नहीं लगाएंगे। आप क्वेश्चन पूछे, मैं उसका सबका आंसर कर दूंगा, लेकिन यहां से दिख रहा है कि भैया इस पॉइंट पर मैं इधर गया, लेकिन अगला चीज ये है कि जब मैं कंपटीशन में बैठूंगा तो मैं दोबारा उन सारी चीजों पे वर्कआउट नहीं करूंगा। एक बार अपन टेबल याद कर लेते हैं तो क्या फिर हम दोबारा से उस टेबल को ऐड करके थोड़ी देखते हैं बेटा? नहीं सर। डन? यस सर। ओके बेटा। तो ये जो चीज थी बेटा, मॉडुलस की चीज थी, मॉडुलस का ग्राफ था। कई प्रॉपर्टीज हैं, चीजें हैं, जब हम प्रांत परिसर पे बात करेंगे, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है। अभी तो हमने मॉडुलस ओपन करने की बात की, उसके ग्राफ के बारे में बात की। अब हमारी बातचीत चलेगी लॉगरिथम पे, एक्सपोनेंशियल पावर पे, कि लॉग का ग्राफ क्या है, एक्सपोनेंशियल पावर क्या है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, लिमिट में आपका काफी यूज आता है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन पर बात करेंगे, हम फ्रैक्शनल पार्ट पे बात करेंगे, हम सिग्नम पे बात करेंगे। ये सारे हमारे बेसिक फंक्शंस हैं जो हमें एकदम रटे हुए होने चाहिए, समझने के साथ साथ रटे हुए होने चाहिए। कि भाई आपको हिलाया, कहा अच्छा जरा इसका ग्राफ बताओ, ये रहा, ठीक है। फिर कोई कहे कि भैया बनाया कैसे, ये रहा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इनका यूज होता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं, मॉडुलस पर भी हमारी बात हुई है, अभी हम बात करने जा रहे हैं सिग्नम फंक्शन पे, ठीक है। हम सिग्नम फंक्शन फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे।
सिग्नम फलन, जो डिफाइन किया गया जब आप y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड x बाई एक्स, या कभी आप x बाई मॉड एक्स भी लिख दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अब अगर डिनोमिनेटर में या हर में x है तो क्या वो जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां हमने लिखा व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। फिर अलग से डिफाइन किया गया, किस वर्ड का यूज कर रहा हूं मैं? अलग से डिफाइन किया गया। कोई कहेगा सर यहां से कैसे आया? यहां से आया ही नहीं, किस शब्द का यूज कर रहा हूं मैं? अलग से डिफाइन किया गया, क्योंकि जीरो पर तो डिफाइंड है ही नहीं। आप यहां से जीरो पे लाने की कोशिश कभी ना करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अलग से डिफाइंड किया गया जीरो व्हेन x इज इक्वल्स टू जीरो। अजय जी, नाम किसने रखा? माता पिता दादा दादी उन्हीं लोगों ने रखा होगा। अच्छा, टीचर ने रखा है, वेरी गुड। मेरा नाम भी प्रपोज्ड बाय प्रिंसिपल मैन और एक्सेप्टेड बाय माय फादर, ठीक है। खैर वो एक अलग बातें हैं जो मैं बात करूंगा। जब अजय जी का नामकरण हो रहा था तो इनफाइनाइट नाम अवेलेबल थे कि नहीं थे? फिर इनका नाम अजय रखा गया, तो अब हम इन्हें अजय जी ही कहेंगे ना। अब इस बात पर क्वेश्चन मार्क थोड़ी लगाएंगे, क्यों रखा, कैसे रखा, क्या रखा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? कुछ चीजें जब डिफाइन की जाती हैं, उसके बाद डिफाइन करने वाले के नाम से ही आप उनके थ्योरम्स में याद रखते हो। रोल्स कौन है? मैथमेटिशियन है, उनके नाम से आपने थ्योरम याद रखी। अब जीरो क्यों रखा गया, हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। सिग्नम फंक्शन, इसी को आप एसजीएन ऑफ एक्स भी लिखते हैं। अगर आपने एसजीएन ऑफ एक्स लिखा है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो ही रहेगा। मैं क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त, देखो आउट कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त ये जीरो की जगह कुछ और डिफाइन कर सकता हूं, बट तब मैं एसजीएन नहीं लिखूंगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? कैप्टन बत्रा का लड़ने में निकनेम क्या था? एलओसी कारगिल देखी थी मैंने, ये वाली नहीं देखी। शेरशाह, अभी पिक्चर भी बना दी गई ना। इसका यह मतलब थोड़ी है कि उनका एक्चुअल नाम शेरशाह था। मैं किस चीज पे बात करना चाह रहा हूं कि मैं पेपर बनाते वक्त कुछ और डिफाइन कर सकता हूं, बट अगर कोई आपसे पूछे कि एसजीएन ऑफ एक्स क्या है, देन वो कैप्टन बत्रा ही है, वो शेरशाह नहीं है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? वो जीरो पर जीरो ही रखा जाएगा। आपने कुछ और डिफाइन कर दिया, वही आप इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि एसजीएन ऑफ एक्स में एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जीरो डिफाइन किया गया है। ओके, अब हम इस पे बात करते हैं। आपके पास मॉडुलस ही तो है। आप कहते हैं व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, अगर x लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स अपॉन एक्स विच इज माइनस वन। जीरो पे आपने जीरो डिफाइन कर ही रखा है, और जब x ग्रेटर देन जीरो है, x अपॉन एक्स, हां या ना? कोई दिक्कत? नोट करो।
जीरो पे जीरो, जीरो से आगे आते ही 1, हाँ या ना? जीरो से छोटा होते ही, अब बताओ x बराबर जीरो पे सतत है कि असतत है? x बराबर जीरो पे सतत है कि असतत है? असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी यहां? -1। और देखो ना यार, जीरो -h आओ यहां, और जीरो पे राइट हैंड लिमिट कहां आएगी? अब दिख रहा है बेटा कि हमने क्यों थोड़ा सा ग्राफिकल देखना शुरू किया, क्योंकि हर चीज बहुत इजी हो जाएगी एक बार इस पे कंफर्टेबल हो। और ये याद तो करना ही है क्लास भाई, सिग्नम फंक्शन सिलेबस में है। आप अपना पहला टॉपिक उठा के देखें, काइंड ऑफ फंक्शंस लिखा हुआ है ना, ओके। आपका लिमिट सिलेबस में है, तो वहां पे अगर मैंने ये लिमिट में पूछ दिया तब, और कल मैंने आपको बताया था यूपी टेट में पूछा ही गया ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में, तब इसलिए मैं सारी बातें देखो, एक एक चीज से रिलेट करो इसको। इसमें दिक्कत हो, हम आगे को रिलेट नहीं कर रहे, इसमें दिक्कत हो वो बोलो। चले आगे। अब देखो बेटा जी, यहां पर कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी, ठीक है। यहां पे आप बात कर सकते हैं, पहले प्रांत पे बात कर ही लो। इसका प्रांत क्या है? ऑल रियल नंबर, सभी के लिए डिफाइंड है। आप कहेंगे कैसे डिफाइंड है? मैं कहूंगा देखो ना, नॉट इक्वल टू जीरो पे ये रहा, इक्वल टू जीरो ही तो प्रॉब्लम करता, तो उस पर क्या है आपने अलग से डिफाइन कर दिया ना। इन दैट केस ऑल रियल नंबर डोमेन रेंज क्या है? सिर्फ 3 वैल्यू, -1, 0 एंड 1, -1, 0 एंड 1। कोई दिक्कत है? नोट करो। बिल्कुल सही ईशा जी, डिसकंटिन्यूअस था ये। चले आगे। दुष्यंत जी, x बराबर 0 पे उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है, कि ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट? ना उच्चिष्ट ना निम्निष्ट। उच्चिष्ट कौन सा बिंदु होता है? परसों बताया था मैंने, एक ऐसा बिंदु जो आसपास पे फलनों की मानों की तुलना में ज्यादा हो, हाँ या ना? निम्निष्ट क्या था? एक ऐसा बिंदु जो आसपास के मानों की तुलना में कम हो, जिस पर फलन का मान, हाँ या ना? यहां अगर मैं बात करता हूं तो f(0) मेरा 0 है, f(0 + h) 1 है, और f(0 - h), तो निश्चित रूप से f(0 - h) इज लेस देन f(0) इज लेस देन f(0 + h). तो x बराबर 0 पर ना निम्निष्ट और ना ही उच्चिष्ट। क्लियर है? क्योंकि एक तरफ से मान ज्यादा और दूसरी तरफ से कम है। मैं एक सिंपल से क्या क्यों नहीं कर सकते?
हम तो किसी पे भी बात कर सकते हैं ना बेटा। मैंने तो आपको x = 0 पे बात किया है, क्वेश्चन में मैंने क्लियर कट डिफाइन किया है x = 0 पर क्या है। हाँ, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं कोई मैक्सिमा मिनिमा के लिए ना तो सतत होना जरूरी है ना असतत होना जरूरी है। आप किसी पे भी आओ, किसी पे भी आओ, हर ग्राफ में आप बता सकते हो। मैंने क्या कहा, अभी हम उसी पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करो। डिटेल डिस्कशन तो हमारा उच्चिष्ट निम्निष्ट में होगा ही ना। कुछ आया है सामने इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। fx बराबर mod x/x जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, 3 जब x बराबर 0। अब इस फलन में मैं आपसे कई चीजें पूछ सकता हूं। मानते हैं परिसर, आप यहां देखें मैंने कहीं भी एसजीएन वर्ड यूज नहीं किया है, क्योंकि x बराबर 0 पर हमने 3 डिफाइन किया है। अब अगर आपको एसजीएन का वक्र ध्यान है तो आपको पता है कि भाई जीरो से बड़े पे ये 1 देगा, 0 से छोटे पे ये, और 0 पर ये 3 देगा। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा था और इसीलिए मैंने उच्चिष्ट निम्निष्ट की वहां बात कर दी। अगर आपसे यहां परिसर बटौवे से असतत फलन है कि नहीं है? अगर आपसे परिसर पूछा जाए तो -1, 1 और 3। अब अगर आपसे x बराबर 0 पे उच्चिष्ट या निम्निष्ट पूछा जाता है, भाई हम सभी माइंड अप्लाई कर सकते हैं। 0 पर आसपास की तुलना में मान ज्यादा है कि नहीं है? बताओ। हाँ, महंक नाम है ना? हाँ, है कि नहीं है? असतत फलन है, फिर भी x बराबर 0 पे उच्चिष्ट है कि नहीं है? आप खुद डिफाइन करो। यहां f' देखो क्या होता है ना बेटा, f' तो एक हथियार है, वन ऑफ द बेसिक डेफिनेशन कहां है? आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मैंने 100 आउट ऑफ 100 पाने वाले से मैथ्स में, ठीक है, ये क्वेश्चन कर दिया था, ड्रॉपर बैच था, 3-4 बच्चे थे 100 आउट ऑफ 100, कि भाई आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बेसिक डेफिनेशन मुझे बता दो। वो बहुत अच्छा बता रहे थे कि सर f' 0 कर दो, वहां से x बराबर c निकाल दो, और उसके बाद f"c लेस देन 0 तो x बराबर c पे उच्चिष्ट, f"c ग्रेटर देन 0 तो x बराबर c पे निम्निष्ट। बिल्कुल सही रटा था उन्होंने, क्योंकि मैं तो बार बार पूछ रहा था भाई आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट की परिभाषा बता दो। परिभाषा तो बोल ही नहीं रहे थे, वो केवल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि हम ऐसे निकालते हैं। मॉड x मैंने पूछ दिया x बराबर 0 पे, सर f' तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है। मैंने कहा बना ग्राफ, अब देख की है कि नहीं है। फिर उन्हें वो बात समझ में आई, भाई वो 100 आउट ऑफ 100 वाले ऐसा नहीं है कि उन्हें आ नहीं सकता, उन्हें जब बताया नहीं गया तो उन्हें कैसे आता? अरे गेटिंग माय पॉइंट? हर चीज तो बताने पे है ना। जब मैं बताऊंगा ही लिमिटेड तो तुम्हें लिमिटेड पता चलेगा, जब मैं ओपनली बताऊंगा तो आपको ओपन सारी चीजें पता चलेंगी। यहां पे अब आपसे कोई भी कह दे -3, अब बताओ निम्निष्ट हो गया कि नहीं हो गया?
मिनिमा निम्निष्ठ है बेटा और मैक्सिमा उच्चिष्ठ है। लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा इंग्लिश में। अब बताओ, ये एक जगह पे रीडिफाइन करते ही ये पॉइंट यहां की बजाय यहां आ गया कि नहीं आ गया? अब ये निम्निष्ठ हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? बट जब आप इन पे काम करोगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस बहुत बड़ा नहीं है जो कि हम सीख नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेसिक डेफिनेशन। मैं बेसिक डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा काम करता हूं बेटा। आईआईटी में भी मैं बच्चों को बेसिक पे बहुत ज्यादा रखता हूं। बेसिक चैप्टर नहीं, बेसिक डेफिनेशन, कि भाई एट लास्ट आप उन चीजों को समझो जो आप कर रहे हो। चले आगे? लिख लिया था कि नहीं लिखा था? नहीं लिखा था, हम दोबारा लिखा देते हैं। बोल दिया करो ना भाई। क्या होता है, हम भी कभी कभी बहुत जोश में होते हैं ना, तो प्रांत पूछा जाए, डोमेन, ऑल रियल नंबर, रेंज -1, 1 एंड 3, x बराबर 0 पर उच्चिष्ट मैक्सिमा। यही है बेसिक डेफिनेशन मैक्सिमा या मिनिमा की। अब हम बात करेंगे चर घातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चर घातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो बेटा, y बराबर fx इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x। अब यहां a रेज टू पावर x में एक ब्यूटी है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ भी आपके फर्स्ट सेकंड ग्रेड में। अब किस ईयर में आया है वो मुझे नहीं पता, मैं देख के बता दूंगा आपको। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का मैक्स मिन और इस तरीके की चीजें जब आप ड्रॉ करेंगे तो वहां भी इस कॉन्सेप्ट का यूज आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं बेटा यहां। हम बात करते हैं
यहां पे दो केस हमारे पास आते हैं, ए है ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 1। जो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लेते हैं, ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1 लेते हैं, तो यहां हमारे पास दो केसेस आए। जब ए ग्रेटर देन 1, देखो बेटा, किसी भी ग्राफ को देखना है, कुछ चीजों पर वैल्यूज ले लेना चाहिए। वैल्यूज लेकर के देखना रिलेटिवली अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, रादर देन कि आप सीधे सीधे रट रहे होते। सीधा ग्राफ मैं भी बना सकता हूं। मैं कहूंगा माना a बराबर 2, आ जाओ भाई, तो y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x, x y। अगर आपका x 0 है, a कुछ भी हो अदर देन 0, मतलब पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूं, पावर 0 रखोगे तो 1 ही पाओगे, हाँ या ना? जब आपका x 1 है, 2 है, हाँ या ना? अब अगर आप इस जगह पे बात करें -1, -2, हाँ या ना? डन? जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब आप बात कर रहे हैं 0 पे, तो 0 पे मेरे पास है 1। जब आप बात कर रहे हैं 1 पे है, तो 1 पे है 2। जब आप बात 2 पे कर रहे हैं तो 2 पे है 4। जब आप 3 पे बात कर रहे हैं तो 3 पे है। जब आप -1 पे बात कर रहे हैं, हाँ या ना? वैल्यूज रखते ही हमें एक चीज पता चली कि नहीं पता चली? इन दैट केस आप, ये एक निरंतर वृद्धिमान फलन है कि नहीं है, बोलो? हमें बेसिकली ये याद रखना है, y is equals to fx is equals to a raised to power x when a is greater than 1। ये ग्राफ है हमारा, और ये एक निरंतर वृद्धिमान फलन है। अब यहीं से आपका लिमिट का क्वेश्चन निकल गया। क्या? इसी चीज को देखें, बताओ क्या आएगा आंसर? लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी 0। सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कहां जा रहा है आपका 0 की तरफ। तो ये जो एलिमेंट्री क्वेश्चन है बेटा, ये आप फटाफट यहां से निपटाते हुए चलते हो, और इन्हीं के एप्लीकेशन आएंगे जो अच्छे क्वेश्चंस में आएंगे, ये भी बता रहा हूं। हम उन पर भी बात करेंगे, बट हाल फिलहाल आप इसको नोट करें।
केस सेकंड, y is equals to a raised to power x when a is between 0 and 1. बना ले, ग्राफ बना ले यार. ये एक निरंतर वृद्धिमान फलन है कि नहीं है, बोलो. हाँ या ना? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. चले आगे. देखो बेटा, इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं डायरेक्टली. आपको मैं बता रहा हूं, आप ए की वैल्यू 1/2 लेकर के घर पे होमवर्क के रूप में काम करेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और नहीं आएगा मैं बताऊंगा, चिंता मत करना, कहीं से कोई भी चीजें खत्म नहीं है. बट एक बार आप ड्रॉ करोगे तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा. भाई 2 की पावर x पे मैंने बात कर ही लिया. यहां पे जो ग्राफ आएगा वो होगा ये निरंतर हार्शमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. मतलब a की पावर x आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ग्राफ क्या है. आपको पूछना पड़ेगा कि व्हाट अबाउट a, ग्रेटर देन 1 या बिटवीन 0 and 1, ग्रेटर देन 1 और टॉप. देखो ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के. ये अच्छे क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के, जहां पे इंटरव्यू लेने वाला सीधे कहेगा अच्छा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ a raised to power x. उसे भी पता है कि 2 ग्राफ है. अब आप दोनों केस देते हैं कि नहीं देते हैं, वहीं पे सिलेक्शन या रिजेक्शन है जहां इंटरव्यू होते हैं. ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, क्वेश्चन पेपर में इसके एप्लीकेशन आते हैं. ओके, ये है आपका 0,1. ओके, अब निरंतर हार्शमान स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, 2 होमवर्क मानो कि fx इज इक्वल्स टू 2 raised to power x एंड 3 raised to power x. एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना, अलग अलग नहीं. आपको कुछ कंपैरिजन दिखेगा. आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीखो भाई हमारे साथ, हम कल ड्रॉ कर देंगे. fx is equals to 1/2 raised to power x and 1/3 raised to power x, or you can say 2 raised to power minus x and 3 raised to power minus x. क्या आप इस ग्राफ को e raised to power minus x का ग्राफ नहीं मान सकते? e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 2.7. तो क्या ये 1/2.7
तो ये e की पावर है। देखो मैंने कहीं भी इसमें कहीं भी 0 और 1 के अलावा मैंने कोई पॉइंट मार्क नहीं किया है, जिससे कि e की पावर माइनस एक्स भी यही है, 5 की पावर माइनस एक्स भी यही है। हाँ या ना भाई, 5 की पावर माइनस एक्स का क्या मतलब है? 1/5 की पावर एक्स। 10 की पावर माइनस एक्स भी यही है, और a रेज टू पावर एक्स a ग्रेटर देन 1 जो ड्रॉ करवाया था वो e की पावर x का भी ग्राफ है, क्योंकि e ग्रेटर देन 1 है ना। हाँ है ना? अब हमारी बातचीत होती है log x के ग्राफ पे। y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू log x बेस a। बेसिक चीज है हमारे पास, इसका चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट आप x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर y कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? log x बेस a या